हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का अगला लेक्चर यानी लास्ट लेक्चर। मुझे भी लगा था मैंने सारे टॉपिक्स बता दिए, लेकिन जब मैंने रिसेंट वीडियोस देखी तो मुझे ध्यान आया कि मैंने एक टॉपिक मिस है बीच में से। इसका नाम है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो मैंने रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ के बाद बोला था कि मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, है ना। तो फाइनली ये लास्ट लेक्चर है ना, ये जो अब पढ़ाऊंगा ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है ना, इसका रे ऑप्टिक्स का। ठीक है, और फिर कल अपना केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। हमारे टॉपिक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? अभी तक हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा। क्या होता है TIR? ध्यान से सुनना, देखो। टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये बहुत है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? TIR। ठीक है, ये तो कुछ नहीं, डायग्राम की मदद से समझते हैं, आसानी से समझ जाएंगे। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है। एक क्या है? कंटेनर है। ये हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर के अंदर लेट सपोज पानी भर रखा है, कोई और लिक्विड भी तुम सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ये कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। अब क्या है? अब मान क्या लेते हैं, पहले मैं वैसे ही बताता हूं। इधर एयर है, इधर क्या है? एयर है। इधर एयर है, यह है एयर। यानी अगर मैं एयर से सिंपल बात बोलूं ना, तो ऊपर क्या है? रेरर मीडियम है। ऊपर क्या है? रेरर मीडियम है। रेरर मीडियम, जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μ1। हम रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या लेंगे? μ1 लेंगे। ठीक है, और नीचे क्या है? डेंसर मीडियम। यह है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिया है वो क्या लिया है? μ2 लिया है। क्लियर है? यस। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2। कोई डाउट नहीं। आगे, अब ना यहां पे ना एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेट्स सपोज एक 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 ऑब्जेक्ट जो है, एक सोर्स ऑफ लाइट है जो यहां रखा हुआ है। अगर ये वो सोर्स ऑफ लाइट है तो हम सभी बहुत ढंग से जानते हैं क्या होगा। अगर इस सोर्स से कोई रे ऑफ लाइट सीधे गई, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस सोर्स से सीधे जाएगी तो ये सीधे निकल जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी नहीं होगा, रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। लाइट क्या होती है? सीधे निकल जाती है। अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधे जाती है तो ये सबको पता है। ये यस यस। अगर कोई रे ऑफ लाइट एक एंगल पे जाती है इस ऑब्जेक्ट से, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, या मान लो कोई बच्चा है जो पानी के अंदर टॉर्च लेके, लेजर लाइट लेके बैठा हुआ है, अगर वो लाइट को सीधे रखेगा ना, लेजर लाइट को, तो लाइट जो होगी, वीडियो चल रहा है, अगर वो लाइट को सीधे रखेगा, लेजर लाइट को, तो लाइट जो होगी पानी से सीधे बाहर चली जाएगी। यस। अगला क्या है? अगर लाइट एक एंगल पे गई, अगर लाइट मान लो एक एंगल पे जाती है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। हमने यहां पे क्या डाला? नॉर्मल। हमने यहां पे डाला नॉर्मल, ठीक है ना, हमने यहां पे क्या डाला? नॉर्मल। अब अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये बेटा, इसके लिए रे के लिए आप जानते हो ना, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, इनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये। तो ये हो गया I1। ये क्या हो गया? I1। क्या हो गया? I1। अब ये रे ऑफ लाइट अगर रेरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो जाना तो चाहिए था वैसे इसको सीधे, पर क्या होगा? अगर रे ऑफ लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो रे ऑफ लाइट क्या होगी?
टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी। अगर रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होती है, और डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी, ऐसे। यस यस। और जो ये एंगल बनेगा इसको मैंने क्या बोला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1। ठीक है। अब उसी बंदे ने लेजर लाइट को थोड़ा और नीचे एंगल पे बेंड किया, थोड़ा और नीचे एंगल पे बेंड किया, ऐसे। ये मान लो रे ऑफ लाइट को इस एंगल पे बेंड किया, तो यहां से हमारे पास क्या है, नॉर्मल। ये रहा हमारे पास नॉर्मल। अब ये देखो, ध्यान से देखो, ये एंगल ज्यादा है I2। I1 छोटा है, I2 क्या है, बड़ा है। I1 छोटा है, I2 के, बेटा यूट्यूब पे थोड़ा सा जूम भी हो जाता है ना, तो मैं कहना चाह रहा हूं I1 छोटा है, I2 क्या है, थोड़ा बड़ा है। साफ दिख रहा है तो मत करो छेड़छाड़। I1 छोटा है, I2 बड़ा है। मैं एंगल बढ़ा रहा हूं, पहले लाइट ऐसे, एंगल 0, थोड़ा ऐसे, और एंगल बढ़ा रहा हूं मैं, तो ये I2 ज्यादा है। अब नॉर्मल तो ये जाना था, चाहिए था इसको सीधे, पर ये सीधे जाएगी नहीं, ये क्या होगी, बेंट होगी। ये क्या होगी, बेंट होगी। तो ये थोड़ा सा इधर को बेंट हो गई, ये हो गया एंगल R2। क्या हो गया, एंगल R2। अगर तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो, पहले लाइट सीधे गई थी, तुमने एंगल I बढ़ाया तो R और ज्यादा बढ़ रहा है। R और ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, अरे यार तो चौथी फेल है क्या बेटा। अगर रे ऑफ लाइट, मान लो सरफेस, अगर रे ऑफ लाइट सीधे जाती तो जो ये एंगल होता वही ये भी एंगल होता, पर लाइट सीधे तो जा नहीं रही है, तो लाइट कैसे जा रही है, तो लाइट भैया, लाइट तो बेंट होके जा रही है, तो रिफ्रैक्शन का एंगल तो हमेशा ज्यादा होगा इससे। बेटा अगर ये सरफेस है, अगर लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, ये नॉर्मल है, जाना उसको सीधे सीधे, लेकिन वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट हो रही है इधर को, तो ये R तो हमेशा I से ज्यादा ही होगा। R तो I से हमेशा ज्यादा होगा, है ना। यस। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो एंगल R हमेशा एंगल I से ज्यादा होता है, कोई सोचने वाली बात भी नहीं है यार। ऐसे कर करके मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैंने I को और बढ़ाया तो ये तो सरफेस पे लेट ही जाएगा, भैंस की डांग, ये तो सरफेस पे लेट जाएगा। यानी अगर वो बंदा लेजर लाइट लेके ऐसे खड़ा है, पहले लाइट सीधे बाहर निकल गई, एक एंगल पे ले गया, लाइट सीधा बाहर निकल गई, सीधा बाहर मतलब वैसे मुड़ के ऐसे 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 करके, अब ये गिरता जा रहा है। एक टाइम कैसा आता है कि जब यहां से रे ऑफ लाइट निकलती है, और ये हमारे पास नॉर्मल है, तो नॉर्मल है, तो ये हो गया एंगल I3, दिख रहा है I3, दिख रहा है बेटा, यस साफ दिख रहा है यार, ये हो गया एंगल I3 और I3। अब ये रे ऑफ लाइट क्या होती है, सरफेस पे चली जाती है, एकदम बिल्कुल सरफेस के पैरेलल हो जाती है, और ये हो गया हमारे पास रिफ्रैक्टिंग रे ऑफ लाइट। और बेटा रिफ्रैक्टिंग लाइट और सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया R3। क्या हो गया, R3। तो भैया क्या हुआ बेटा, आपने एंगल I बढ़ाया तो एंगल R भी बढ़ा, लेकिन I बढ़ाते बढ़ाते R एक टाइम के बाद क्या जाएगा, सरफेस पे। आप उस लेजर लाइट को लेके ना, जब ऐसे, बेटा बहुत ध्यान, सिर्फ कहानियां है आज, 4-5 कहानियां सुनाऊंगा फिर छुट्टी हो जाएगी। देखो रे ऑफ लाइट को ऐसे ऐसे एंगल पे बेंड करोगे तो रे ऑफ लाइट बेंड होती रहेगी, हो जाएगी बराबर, और सरफेस पे आ जाएगी। ये आ गई सरफेस पे। इसी एंगल को, जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही है, और जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रे ऑफ लाइट, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो ये जो एंगल है ना, इसको हम बोलते हैं C, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल में मेरे ख्याल से CLE आता है, CAL आता है, देख लेना। क्रिटिकल मेरे ख्याल से तो AL आना चाहिए। अब तुम्हें पता है मैं कितना ही गलत हो सकता हूं, बराबर है, क्रिटिकल एंगल बराबर।
हाँ हो सकता है, गलत हो सकता है। तो I3 इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। अब इसके बाद क्या होगा, है ना, कर लूंगा जमा दौलत तो जर, फिर उसके बाद क्या, ले लूंगा शानदार सा घर, फिर उसके बाद क्या। देखो देखो अगर इसके बाद कोई रे ऑफ लाइट में और ज्यादा एंगल में बैठाऊं, बेटा वो हो गया है, वो मैक्सिमम जा चुका है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्या होगा, अगर इसके बाद भी कोई रे ऑफ लाइट आती है एक पर्टिकुलर एंगल पे, ये रे ऑफ लाइट आई तो ये नॉर्मल डला, इसको मैं एंगल आई बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? एंगल आई। इनको I1 I2 I3 बोला था ना, इसको आई बोल रहा हूं, I4 बोल ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पता है क्या होगा, अब होगा रिफ्लेक्शन। अब वो रे ऑफ लाइट और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। बेटा रिफ्लेक्शन हो गया, लाइट आई उसी मीडियम से टकरा के उसी मीडियम में वापस हो गई, क्योंकि एंगल बढ़ाते 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 उसने 90 कर दिया। अब इससे ज्यादा वो सरफेस के अंदर ही आएगी। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब एक रे ऑफ लाइट, जब रे ऑफ लाइट जो होती है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, और वो रे ऑफ लाइट बाउंस बैक होके उसी मीडियम में आ जाए, तो इस फिनोमिना को कहते हैं क्या 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 बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वीडियो चल रही है? यस यस, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास टी आई आर, बराबर है, हाँ है ना, हाँ है ना, यस यस, ठीक है। तो एक बार अपने दिमाग में सोच लो मैंने क्या क्या बोला है। मैं तुम्हें 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और सोचो मैंने क्या बोला। रे ऑफ लाइट ऐसे गई, इसका मतलब जो बंदा, वो बच्चा नीचे अपना क्या ले खड़ा है, लेजर लाइट, वो ऐसे करेगा ऐसे करेगा ऐसे करेगा ऐसे करेगा, तो रे ऑफ लाइट का जो एंगल है वो बदलता रहेगा, है ना। एक टाइम पे वो सरफेस पे आ जाएगी, पहले वो बाहर निकलेगी, लेजर लाइट पानी के अंदर से बाहर निकलेगी, एक टाइम के बाद वो सरफेस पे आ जाएगी, और एक टाइम के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बराबर है। सोचो दिमाग में एक बार इसको फटाफट, हो देख लिया बेटा, क्लियर है, हाँ ना, यस यस यस। अब अगर मैं इसमें बोलूं क्या हुआ, ठीक है, अब इसको सारी चीजों को मैं बता देता हूं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, जब कोई रे ऑफ लाइट कहां से कहां ट्रेवल करिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, बेटा इसको सी से क्रिटिकल एंगल से दिखाते हैं। यहां पे जो आई है वो ग्रेटर है सी से, यहां पे जो आई है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा हुआ, जैसे ये छोटे थे तो वो बाहर ही निकलेगी, लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो, और क्रिटिकल एंगल क्या होता है अभी आता हूं मैं, है ना, है ना। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल आर 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, है ना। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एंड the angle of incidence is greater than, angle of incidence क्या है, is greater than critical angle, is greater than critical angle, greater than critical angle, then the ray of light bounce back or reflect in same medium, and this phenomena is called TIR, total internal reflection। ये रिफ्लेक्शन है, हाँ बेटा, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्लियर है।
कोई डाउट? अगर आपसे कोई कहे क्रिटिकल एंगल क्या होता है बेटा, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? अगर कोई आपसे कहे क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल CAL, CL लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। क्रिटिकल एंगल is an angle of incidence when angle of refraction becomes 90 डिग्री। बराबर है, हाँ है ना? जब एंगल R, जिस एंगल I पे एंगल R 90 हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो बेटा इट इज नोटेड बाय C, इट इज डिनोटेड बाय C, इसको C से दिखाते हैं, हाँ है ना? और क्रिटिकल एंगल उस I को हम लोग क्या बोलते हैं? उस I को हम लोग C बोलते हैं जब क्या है? एंगल R क्या है? 90 डिग्री। जब एंगल R क्या है? 90 डिग्री, तो उस I को हम क्या बोलते हैं? C। कोई दिक्कत है? एंगल I छोटा होता है, सॉरी, उस I को हम C बोलते हैं जब एंगल R क्या होता है? 90। कंडीशन फॉर TIR, TIR के दो कंडीशन है, देखो। कंडीशन फॉर TIR कोई आपसे एग्जाम में पूछ लेता है वैसे। कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो TIR की बेटा दो कंडीशन है। वो दो कंडीशन क्या क्या है? पहली कंडीशन तो ये है, TIR की पहली कंडीशन तो ये है, रे ऑफ लाइट हमेशा डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। रे ऑफ लाइट हमेशा डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। क्या भैया रेयर से डेंसर में नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। पूछो क्यों? देखो, अगर रे ऑफ लाइट मान लो रेयर से डेंसर में जा रही है, अगर मान लो ये हवा है और रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, सिंपल बना देता हूं, अगर ये हवा है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम है, तो ये हमेशा क्या होगी ना? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगी। रेयर से डेंसर में हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगी, ऐसे इधर को, इधर को, और इधर को, इधर को, इधर को कितना ही चली जाएगी, आएगी तो परपेंडिकुलरली। लेकिन जब रे ऑफ लाइट, यही रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में बेंट होती है, डेंसर से रेयर में बेंट होती है, तो ये ऐसे जाती है, ऐसे। तो भैया एक टाइम के बाद ये सरफेस से बाहर निकल जाएगी, हाँ है ना? यस। तो रे ऑफ लाइट हमेशा क्या होनी चाहिए? डेंसर से रेयर में ट्रेवल करनी चाहिए। TIR की पहली कंडीशन है, पहला, a ray of light should always passes from denser to rarer medium of light always travels from denser to rarer medium। क्लियर है? यस। सेकंड बेटा क्या कंडीशन है इसकी? थोड़ा दिमाग लगाओ। एंगल I हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। एंगल I हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। अगर एंगल I क्रिटिकल एंगल से कम हुआ, एंगल I क्रिटिकल एंगल से कम हुआ, तो TIR नहीं होगा, हाँ या ना? यस। एंगल ऑफ इंसिडेंस should always greater than critical angle। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं। तो ये सारा मैंने आपको TIR समझाया। अब क्या है? अब TIR की एप्लीकेशंस हैं, लेकिन एप्लीकेशन को समझने से पहले हमें कुछ एंगल कुछ खेल की कुछ बातें समझनी है। क्लियर है? यस यस, ठीक है, फटाफट नोट कर लो इसको। ओके, हो गया? आगे बात करें बेटा। यस यस,
आओ बेटा आगे बात करते हैं। अब क्या हमारे पास अगला टॉपिक हमारे पास है एक इंपॉर्टेंट नोट। पहले मैं आपको बना के देता हूं, देखो नोट। अरे यार मैंने डायग्राम मिटा दिया, कोई बात नहीं। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं टीआईआर के लिए, टीआईआर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना है, अगर मैं क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालूं, क्रिटिकल एंगल पे क्या हो रहा था आप सभी को याद है ना, ये हमारे पास सरफेस था, ये हमारे पास सरफेस था, ये रे ऑफ लाइट यहां से जा रही थी, ये डेंसर मीडियम था और ये रेयर मीडियम था, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, हाँ है ना, और ये सरफेस पे आ जा रही थी। कहां पे आ जा रही थी? सरफेस पे। इस एंगल को मैं सी बोल रहा था और इस एंगल को मैं आर कितना था? 90 डिग्री था। यही था। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 था और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 था। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? वीडियो मैंने पॉज तो नहीं करा? नहीं, ठीक है। ये था हमारे पास। अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं यहां पे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अब स्नेल्स लॉ के मुताबिक क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो जिस मीडियम में लाइट है उस मीडियम का एंगल आई, असल में तो यही कहता है ना, जिस मीडियम में लाइट है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इनटू में एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? μ2 μ1, मैं थप्पड़ मारूंगा कान के नीचे। लाइट जा रही है वाटर से या डेंसर मीडियम से रेयर में, तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, प्लीज बेटा प्लीज, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इनटू में एंगल C साइन C इज इक्वल्स टू बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इनटू साइन R। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता दो। बराबर है? क्लियर है? यस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कोई डाउट नहीं। यहां से अगर मैं यहां से अगर मैं मान लो, अगर मैं आपको बोलूं कि ये साइन तो 90 डिग्री है, ये तो क्या है 90 डिग्री, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो अगर मैं इसको बोलूं, ये आ जाएगा μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। साइन R तो 90 डिग्री है, साइन C है। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा? μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन C, 1 अपॉन साइन C। तो ये हमारे पास क्या है? अगर आपको किसी के लिए भी क्रिटिकल एंगल निकालना है, अगर आपको किसी के लिए भी क्रिटिकल एंगल निकालना है तो आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर रख दो, विद रिस्पेक्ट टू एयर आ जाएगा। और इसको कभी कभी हम ऐसे करते हैं, देखो साइन C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये हमारे पास क्या हो जाएगा? μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और क्लियर है? साइन C आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी प्रकार से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं। देखो अगर मान लो μ2 जो है, इफ अगर μ2 यानी जो ग्लास है, पानी है, कोई भी है, डायमंड है, कोई भी है, अगर μ2 की वैल्यू में म्यू मान लूं और μ1 को मैं 1 मान लूं, क्योंकि एयर है, अगर μ1 को मैं कोई मीडियम, μ1 को मैं एयर मान लूं, क्या मान लूं? एयर। अगर μ1 को मैं एयर मान लूं तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। तो यहां से मैं क्या ले सकता हूं? यहां से मैं आगे इस फॉर्मूले को क्या कर सकता हूं? साइन C इज इक्वल टू 1 अपॉन μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में म्यू 2 बाय 1 आ जाएगा ना, μ2 बाय μ1। तो μ1 है और μ2 क्या है? μ1 तो मैंने 1 बोल दिया ना, तो μ2 क्या है? म्यू। तो ये क्या आ जाएगा? साइन C इज इक्वल टू 1 अपॉन में म्यू। क्लियर है? हाँ है ना? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कहीं भी आपको क्रिटिकल एंगल निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में उसका म्यू, 1 अपॉन में उसका म्यू। अब जब मालिक इतना खर्चा हो ही गया है तो एक छोटी सी बात और जान लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। क्या है? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले इसको नोट कर लोगे, पहले इसको नोट कर लो, है ना। या चलो पहले समझा ही देता हूं मैं। देखो एक इंपॉर्टेंट नोट है, हमारे पास एक होता है डायमंड,
इनके बारे में भी मैं आगे बताने जा रहा हूँ। एक होता है हमारे पास डायमंड, और डायमंड के लिए जो ए है ना, देखो डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल, डायमंड के लिए सबको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू होता है 2.42। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। अब यहां से साइन सी इज इक्वल टू 1/म्यू, तो साइन सी इज इक्वल टू 1/2.42। तो इसको सॉल्व करके साइन की कुछ वैल्यू आती है, असल में इसको सॉल्व करके साइन की एक वैल्यू आती है, और साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है 24 डिग्री। ये साइन 24 की वैल्यू होती है, तो यहां से साइन सी आ गया साइन 24 डिग्री, और साइन से उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ सी कितना आ जाएगा 24 डिग्री। तो हमारे पास जो डायमंड होता है उसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है 24 डिग्री। अभी ये बात इतनी हजम नहीं होगी, अभी मैं आगे का टॉपिक बताऊंगा तब मैं आपको थोड़ा बताऊंगा क्या कहना चाह रहा हूँ। डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 24 डिग्री। और यहीं अगर हमारे पास मान लो कोई ग्लास प्रिज्म, कोई क्या है बी, ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म, अगर यहीं हमारे पास कोई क्या है ग्लास प्रिज्म है, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.5। ग्लास प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है 1.5। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू 1/म्यू, तो साइन सी इज इक्वल टू 1/1.5। इसको सॉल्व करके ये जो वैल्यू आती है ये आती है साइन 42 डिग्री की, तो ये आता है साइन सी इज इक्वल्स टू साइन 42 डिग्री, साइन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा और सी कितना आ जाएगा 42 डिग्री। तो बेटा जो प्रिज्म के लिए, ग्लास प्रिज्म के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 42 डिग्री, और डायमंड के लिए क्या होता है 24। भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही समझाने जा रहा हूं, बराबर है, हाँ या ना, यस यस यस, ठीक है, हो गया, नोट हो गया, इतना समझ में तो आ गया होगा कि साइन सी कैसे निकाला हमने, स्नेल्स लॉ लगाया, ये साइन आर 90 हो गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, साइन सी इज इक्वल टू 1/म्यू आ गया। मैंने कहा डायमंड के लिए एयर, मान लो दूसरा मीडियम डायमंड है, पहला मीडियम एयर है भैया, तो ये आ गया, उसके लिए सी कितना है 24 डिग्री, उसके लिए सी आ गया 42 डिग्री। कैसे याद करना है, इसको उल्टा कर दो, एक को याद कर लो 24, फिर उल्टा कर दो दूसरे के लिए, तो 42 हो जाएगा, बराबर है। और यहां सोच रहे ना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका एंगल कम आएगा, इनवर्सली है ना, क्लियर है, यस यस। तो इसको फटाफट नोट कर लो, आगे बढ़ रहे हैं, और अब बढ़ रहे हैं हम काम की बातों पे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसको हम कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर, एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस। देखो क्या है एप्लीकेशन में, मैंने वीडियो ऑन कर दिया, यस, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर, ठीक है, क्या है एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर, देखो देखो आपने नोटिस किया होगा कि यार आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, मूवीज वगैरह में क्या होता है, आपके घर पे भी हो भाई, हमारे पास तो नहीं है, डायमंड है ना। तो अब भैया ऐसा है कि जो डायमंड होता है वो शाइन करता है, चमकता है ना, लेकिन प्रिज्म के पास, अपनी ग्लास प्रिज्म के पास अपनी कोई चमक नहीं होती, अपनी कोई शाइन नहीं होती है। देखा है जो प्रिज्म होता है वो उतना नहीं चमकता, लेकिन जो डायमंड होता है उसे घुमाते हैं तो उसके अंदर वो क्या होता है, बहुत ज्यादा शाइन करता है। ऐसा कारण क्यों है, ऐसा कारण क्यों है, देखो मैं सुना रहा हूं आपको। तो पहला एप्लीकेशन है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ऑफ डायमंड, आई आएगा ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, देख लेना यार, ठीक है, कॉपी में देख लेना, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, बुक में ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। देखो तो हमारे पास चमक क्या होती है, चमक क्या होती है डायमंड की, डायमंड कुछ ऐसा होता है, डायमंड कुछ ऐसा होता है,
ये हमारे पास डायमंड है, ठीक है ना। थोड़ा सा अजीब बन रहा है क्योंकि अच्छा ये लंबाई गलत गई है यार, मैं वही कह रहा इतना अजीब क्यों बन रहा है ये, है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास डायमंड है, यस ठीक है, ये हमारे पास डायमंड है। अब इस डायमंड में क्या है, अब इस डायमंड में क्या है, अब इस डायमंड में क्या है, और एक हमारे पास है प्रिज्म, एक हमारे पास है मान लो ग्लास प्रिज्म। क्या है, ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म कैसा होता है, सिंपल होता है भाई प्रिज्म, तो ऐसा ऐसा, ये हमारे पास है प्रिज्म। तो डायमंड के अंदर क्या होता है बेटा, डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है वो है 24 डिग्री। इसका क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड क्या है, 24 डिग्री। सी कितना है, 24 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना है, 24 डिग्री, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, देखो मान लो डायमंड के अंदर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, मान लेते हैं कोई डायमंड के अंदर रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, ये रे ऑफ लाइट आई, मान लो ये आ गई कोई रे ऑफ लाइट। अगर ये कोई रे ऑफ लाइट आ रही है डायमंड के अंदर, तो यहां पे एंगल, यहां पे नॉर्मल खींचेगा। अब जाना चाहिए था उसको सीधे, जाना चाहिए था उसको सीधे, पर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी। इसको थोड़ा और सिंपल करूं क्या, पर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी। मान लो इधर को बेंट हो गई, इधर को ऐसे बेंट हो गई, ऐसे क्या हो गई, बेंट हो गई। देखो डायग्राम थोड़ा और सिंपल बनाता हूं। मान लो कोई रे ऑफ लाइट है, ये आ रही है डायमंड के ऊपर ऐसे, ये नॉर्मल खींचा ऐसे, ये नॉर्मल खींचा ऐसे। अब जाना चाहिए था इसको सीधे, पर ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी। तो ये यहां से मान लो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इधर को बेंट हो गई ऐसे। अब इस पे नॉर्मल डलेगा ये, अब इस पे नॉर्मल डलेगा ये। अब ये कहां जाएगी, ये जाना चाहिए था इसको बाहर, जाना चाहिए था इसको बाहर, जाना चाहिए था इसको बाहर, ठीक है। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या होता है डायमंड वगैरह के अंदर या डायमंड किसी भी इसके अंदर होता क्या है, ऐसा होता है दरअसल, ऐसा होता है कि ना डायमंड का क्रिटिकल एंगल 24 है। बहुत ध्यान सुनना, बहुत नाजुक टॉपिक है, बहुत नाजुक। और अगर मैं क्रिटिकल एंगल की बात करूं, इसके एंगल ऑफ प्रिज्म, इसका है 42 डिग्री। C इज इक्वल टू 42 डिग्री। प्रिज्म के अंदर भी मान लो रे ऑफ लाइट आई। अब देखो होता क्या है, ध्यान से मान लेते हैं। देखो अब आपको पता है TIR कब होता है, बहुत ध्यान से प्लीज बच्चा प्लीज, है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। अब मान लो ये प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म। ध्यान से, ये एक प्रिज्म है, ये क्या है, एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म पे मैंने 90 लाइट डाली, कितनी, 90, 90। हर एक लाइट मैंने एक एक डिग्री एंगल बढ़ा के डाली। पहली रे ऑफ लाइट मैंने 1 डिग्री एंगल पर डाली, दूसरी मैंने 2 डिग्री पर डाली, तीसरी मैंने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके 90 लाइट डाली, ठीक है। अब प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री। तो जो लाइटें 42 या 42 से कम है, मतलब टोटल लाइटें 42 लाइटें जो जिनका एंगल क्या है, 42 से कम है, यानी क्रिटिकल एंगल से कम है, शुरू की 42 लाइटें, शुरू की जो 42 लाइटें जिसका एंगल 1, 2, 3, 4, 10, 12, 14 ऐसे करके 42 तक है, वो लाइटें क्रिटिकल एंगल से कम होने के कारण या क्रिटिकल एंगल के बराबर होने के कारण उनका तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, वो तो बाहर निकल जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसका होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस रे ऑफ लाइट का होगा जिसका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। यानी कौन, यानी बाकी की बची लाइटें जिनका एंगल 42 से ज्यादा है, जिनका एंगल आई 42 से ज्यादा है, वही तो TIR कर पाएगी। और 90 में से 42 गया, बचा कितना, 48।
यानी 48 लाइटें हैं जो इसके अंदर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन करेगी, यानी जो अंदर टकरा के घूम के आ जाएगी, वापस घूमती रहेगी। यही सिनेरियो अगर मैं डायमंड के अंदर लूं, तो डायमंड के अंदर मैंने 90 लाइटें डाली। अब 90 में से जो 24 लाइटें हैं, 90 में से जो 24 लाइटें हैं, 90 में से जो 24 लाइटें हैं, 90 में से जो क्या है 24 लाइटें हैं, वो 24 तो क्या है क्रिटिकल एंगल से कम है। 23 भी क्रिटिकल एंगल 24 से कम है, 22 भी क्रिटिकल एंगल, 24 24 के बराबर है। एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये जो 24 लाइटें होंगी जो एक एक डिग्री एंगल बढ़ा के जा रही हैं, ये क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी। लेकिन जो बची हुई 60 आई थिंक 6 7 8 66 लाइटें हैं, जो बची हुई 66 लाइटें हैं, ये क्या करेगी, TIR अंदर घूमेगी घूमेगी। इसी वजह से इसके अंदर लाइट फंस जाती है। डायमंड के अंदर क्या होता है, लाइट ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, बाहर निकल पाती है, क्योंकि उसे एंगल 24 से कम करना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए, और इसमें 42 से कम। 42 से कम करना आसान है, 24 से कम करना मुश्किल है। तो लाइट एक बार डायमंड के अंदर चली गई तो वो फंस जाती है, वो फंस जाती है तो वो अंदर घूमती रहती है, ऐसे घूमती रहेगी, वो ऐसे घूमती रहेगी। ऐसे घूमती रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? यस 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 यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बात है, क्लियर है। लेकिन प्रिज्म के अंदर क्या होता है, एंगल क्रिटिकल एंगल कम होता है इसके लिए, इस वजह से ये बाहर आ जाती है, बराबर है। तो ये सबसे पहला टॉपिक आपका कि डायमंड शाइन क्यों करता है। तो आप बता सकते हो कि भैया डायमंड इसलिए शाइन करता है क्योंकि ऐसी ऐसी बात है। कैसी कैसी बात है? ऐसी ऐसी बात है। क्लियर है? आगे बढ़े। यस यस। इसकी अंग्रेजी आपको ग्रुप में मिल गई होगी, है ना? इनकी थ्योरी मैंने पूरी ग्रुप में भेज रखी है, ठीक है ना, अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले। सेकंड इसका आपको लिखना नहीं है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड जो था ये आपने डायग्राम बनाना है, और थ्योरी मैंने अभी ग्रुप में भेजी 3 दिन पहले, तो आप ग्रुप से नोट कर सकते हो उसको, है ना, ठीक है ना। सेकंड है हमारे पास प्रिज्म की कहानी। TIR के कारण प्रिज्म का एक बहुत अच्छा यूज होता है। बहुत अच्छा क्या यूज होता है, देखो ये चर्चाएं हम कल भी कर रहे थे, देखो कल तो नहीं लेकिन परसों नरसों कर रहे थे। देखो कैसे, अगर मान लो मेरे पास एक प्रिज्म है, मेरे पास मान लो एक राइट एंगल प्रिज्म है। राइट एंगल समझते हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, यस। तो मान लो मेरे पास एक प्रिज्म है, मेरे पास क्या है, प्रिज्म है। मेरे पास एक प्रिज्म है, ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल भी है 45 डिग्री, और ये है 90। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 45, ये 45, तो ये 90 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, लाजमी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, मान लो एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, मान लो क्या है, एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, मान लो मैं खड़ा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट है AB, एक ऑब्जेक्ट खड़ा है AB, बराबर है, यस। ये हो गया A, ये हो गया B, AB एक ऑब्जेक्ट खड़ा है। अब इस AB से रे ऑफ लाइट आई, बहुत ध्यान सुनना, तुम्हारी थोड़ी आत्मा थोड़ी फड़क सकती है यहाँ पे, एक मिनट, तुम्हारा ध्यान है ना, यस, वीडियो ऑन है। एक रे ऑफ लाइट गई ऐसे, ऐसे आपको साफ दिख रहा होगा बेटा, आपको साफ दिख रहा होगा कि अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसे, तो ये समझो ये 90 होगा। एक सेकेंड, देखो ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा हो गया, साला मैंने वीडियो में देखा मुझे दिख नहीं रहा यार, B।
अगर आपको पता है ये 45 डिग्री है, ये 90 है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45। यस। अब आपको एक बात पता है कि भैया यहां पे क्या लगेगा, नॉर्मल। अब जो नॉर्मल होता है, ये प्रिज्म का जो सरफेस है, क्या नॉर्मल उस पर परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? नॉर्मल उस पर परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? तो अगर ये परपेंडिकुलर है और ये टोटल एंगल 90 है, ऊपर वाला 45 है, तो ये भी तो 45 ही होगा। ये भी कितना होगा, 45। अरे ये परपेंडिकुलर है, ये 45, तो ये भी 45, भैंस की टांग। गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं। अब आओ ध्यान से मेरी बात सुनो, देखो। अब इस प्रिज्म के सरफेस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री है। इस प्रिज्म के सरफेस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई रे ऑफ लाइट, ये 45 डिग्री के साथ आई। और अगर 45 डिग्री के साथ आई है, इसका मतलब 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल क्या होता है प्रिज्म के लिए? प्रिज्म के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो कितना होता है, 42 डिग्री। प्रिज्म के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो कितना होता है, 42 डिग्री। और हमारे पास एंगल है 45 डिग्री। ये क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज्यादा है। क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज्यादा है। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो रे ऑफ लाइट बाहर नहीं निकलेगी। रे ऑफ लाइट बाहर नहीं निकलेगी, उसका टीआईआर होगा, क्योंकि प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री, और यहां पर हमारे पास जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो 45 यानी क्रिटिकल से ज्यादा है, तो टीआईआर होगा। तो लाइट वापस बाउंस बैक करेगी। और अब तो ये सरफेस पे सीधा परपेंडिकुलर पड़ रही है, और अगर कोई रे ऑफ लाइट सरफेस पे सीधा परपेंडिकुलर पड़े तो वो जैसी आती है वैसी चली जाती है, तो ये वैसी चली जाएगी बाहर। यस, है ना? अब ऐसी बी से भी लाइट आएगी, ऐसे ही। ये जो लाइट आई थी ऊपर वाली वो ए से आई थी, तो ये वाला हो गया ए, और ये बी से आई थी तो ये क्या हो गया, बी। ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश, बराबर है। यस। तो भैया इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा तो ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट खड़ा था ऐसे, वर्टिकली एक ऑब्जेक्ट खड़ा था, वर्टिकली एक ऑब्जेक्ट खड़ा था, उसके सामने हमने एक प्रिज्म रखा। वर्टिकली एक ऑब्जेक्ट खड़ा था, उसके सामने हमने एक प्रिज्म रखा, और उसकी इमेज हमने कहां बना दी, लेटा में। कैसे बना दी, लेटे में, वो हॉरिजॉन्टल बना दी। आजकल तो ऐसे इल्यूजन वाले वो भी होते हैं जहां पे क्या होता है कि क्या तुम साइंस वाले हो, तुम्हें लॉजिक पता होता है इन चीजों का कि होना चाहिए वैसे ना, कि वो इल्यूजन वाले की यहाँ देखो गर्दन गायब हो जाती है, इमेज कहीं और बन जाती है, तो वो इल्यूजन जो वाले होते हैं, वो जो क्या बोलते हैं, मॉल वॉल के अंदर होते हैं, वो पता नहीं जो भी है वो साला। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो वहां पे क्या है, वहां पे ना प्रिज्म की मदद से भी ऐसे ऐसे सिनेरियो बनाते हैं वो, कि आप सामने खड़े हो पर आपकी इमेज नीचे बन रही है, हाँ है ना, और आप सोचते हो भाई कैसे जादू हो गया, जादू जादू थोड़ी है वो टीआईआर फिनोमिना अपनाया उसने। और ऑब्जेक्ट ये रहा, और उसकी इमेज को वर्टिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, हॉरिजॉन्टली उसका क्या कर दिया, इमेज बना दिया। अब जब मैंने पहली बार ये सब पढ़ा तो मैंने कहा एक सेकंड, ये तो बकैती है, ये तो क्या है, बकैती, ये तो मिरर भी कर सकता है। अरे इमेज ही तो बनानी है, इमेज तो मिरर भी बना सकता है, इसमें प्रिज्म में ऐसा खास क्या है? तो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो ऐसा खास क्या है। जो मिरर होता है, जो मिरर होता है, अब देखो यार, कोई भी जो सरफेस है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, चाहे कोई भी सरफेस है, मिरर ही क्यों ना है, मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट तो करता है, मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट तो करता है, वो कुछ अमाउंट में लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। अगर मिरर के ऊपर 100 लाइटें जा रही है तो 90 वो रिफ्लेक्ट करेगा जिससे इमेज बन रही है, लेकिन 10 को वो एब्जॉर्ब भी कर लेगा, हाँ है ना। लेकिन प्रिज्म के अंदर क्या होता है, प्रिज्म के अंदर क्या है, सारी लाइटें मैंने एक पैरेलल भेजी हैं, सारी 45 डिग्री पे, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सारी बाहर आएगी, क्योंकि टीआईआर फिनोमिना है, टीआईआर। तो भैया अगर 100 की 100 लाइटें जा रही है तो इमेज क्लियर बनेगी, 90 पे भी इमेज बनेगी पर क्लियर नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी, क्लियर नहीं बनेगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? से यस, 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 ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बात थी, ठीक है। अब ऐसे प्रिज्म के अंदर क्या है बेटा, प्रिज्म के अंदर एक और डायग्राम होता है बेटा, प्रिज्म के अंदर हमारे पास, कि ये हमारे पास मान लो प्रिज्म था ना, ये हमारे पास एक प्रिज्म है,
ये हमारे पास एक प्रिज्म है, ये हमारे पास एक प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म के अंदर क्या है, अगर ये तुम्हारे पास प्रिज्म है, अब ये भी राइट एंगल प्रिज्म ही है, ऐसा वो नहीं है। ये एंगल 45 है, ये भी 45 है, ये तो है ही 90। देखो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने, ये इसका बी वाला डायग्राम है। कैसा है, एक तो इसमें ही मदद करता है ये वर्टिकली, और एक उल्टी इन्वर्टेड इमेज बनाने में मदद करता है। देखो ये बी है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स सपोज ये रहा ए बी, एक ऑब्जेक्ट है ए बी। अब ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो अब इस ए बी से हम इमेज बनाएंगे। बेटा बहुत ध्यान से, दिख रहा है ना, यस यस, इस ए बी की हम इमेज बनाएंगे। तो ये रे ऑफ लाइट गई सीधे। अब वही बात, अगर रे ऑफ लाइट सीधे गई है बेटा, रे ऑफ लाइट सीधे गई है, ये 90 है, तो ये बगल वाला क्या होगा 45, 45 45 90, और ये 90 180 होगा, यस, तो ये होगा 45। तो अगर ये 45 है, इस पे खींचा नॉर्मल, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, यस। तो अगर ये 45 है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ये लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, क्या होगी, रिफ्लेक्ट, ऐसे। ये लाइट ऐसे आई। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, देखो इस पे भी डलेगा नॉर्मल, इस पे भी क्या डलेगा, नॉर्मल। ध्यान से, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर देखो इस पे भी डलेगा नॉर्मल, ध्यान से प्लीज बेटा, ये 45 है बेटा, देखो यार ये लाइट इसको ऐसे पकड़ो, देखो ये नॉर्मल यहां बीच से जा रहा है। अगर ये 45 है तो बेटा ये 90 है टोटल, तो ये भी 45 होगा, ये 45 है, ये भी 45 होगा। अरे बात को समझना यार, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और 45 45, मैं कहना चाह रहा हूं ये भी 45 ही होगा। आपसे कोई नहीं पूछ रहा कौन 45 है कौन है, पर आपको पता होना चाहिए ये भी 45 होगा। अगर ये रिफ्रैक्ट होगा तो ये ऐसे, ये लाइट देखो यहां पे क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस सरफेस के लिए एंगल आई 45 था, तो ये क्या होगा, TIR का फिनोमिना। लेकिन जैसे इस सरफेस पे पड़ी, ये भी एंगल कितना है 45, यानी दोबारा TIR होगा, लाइट अभी भी बाहर नहीं जाएगी, लेकिन जैसे इधर से इधर जाएगी, अब इस सरफेस के लिए क्या है, नॉर्मल भी यही होगा, रे ऑफ लाइट भी यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, ये बाहर निकल गई। ये रे ऑफ लाइट क्या हो गई, बाहर निकल गई। कोई डाउट नहीं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं सेम फिनोमिना है बी से भी होगा। बेटा ये लाइट ए से आई थी, ये इधर साइड हो गया ए, और इधर साइड क्या हो गया बी, तो ये हो गया ए डैश बी डैश। तो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था सीधा, आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था सीधा, लेकिन उसकी इमेज कैसी बना दी, उल्टी। अरे हाँ है ना, ये वर्टिकल ऑब्जेक्ट था और उसकी इमेज कैसी बना दी, हॉरिजॉन्टल इमेज। आइए, आ रही है। और ये कैसा था, इरेक्ट इमेज थी, इरेक्ट। और उसको कैसे बना दिया, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। क्लियर है, हाँ है ना। तो ये भी एक एप्लीकेशन है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं, वर्टिकली ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल इमेज बनानी है, और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल बनाना है, और इरेक्ट को इन्वर्टेड बनाना है, इन्वर्टेड को इरेक्ट बनाना है। तो ये सारा हम इस्तेमाल करते हैं, बराबर है ना। और इसमें मिरर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि मिरर में क्या कुछ लाइट है वो एब्जॉर्ब भी कर लेता है। क्लियर है, यस यस यस। अगला हमारे पास है मिराज फॉर्मेशन। क्या है, मिराज फॉर्मेशन। देखो इसकी अंग्रेजी भी ग्रुप में है, आप लिख सकते हो वहां से, ठीक है। बी, तीसरी जो एप्लीकेशन है बेटा,
तीसरी जो एप्लीकेशन है वो है मिराज फॉर्मेशन। ध्यान सुनना, ये आप लोगों ने सुना होगा कि रेगिस्तान में पानी दिख जाता है बार बार, है ना, रेगिस्तान में पानी दिख जाता है। मैं समझाता हूँ ऐसा क्या है। देखो हमारे पास क्या है, वीडियो चल रहा है ना, यस, हमारे पास क्या है, बस बेटा 5-7 मिनट और है। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास ये पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक बात। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो कोई भी, अगर मान लो यहाँ पे क्या है, एक पेड़ है, या मान लो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे मान लो एक बिल्डिंग है, हाँ है ना, और यहाँ पे अगर पानी पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, पानी, तो आपने देखा पानी में भी उसकी इमेज बन जाती है। ये बिल्डिंग पानी में भी दिख जाएगी, कहां भी दिख जाएगी, पानी में। अरे यार आप लोगों ने ऐसी फोटो खींची है कि नीचे पानी पड़ा हुआ है और आप ऊपर ऐसे खड़े हैं फोन को नीचे ले जाके, तो एक तो आपकी तस्वीर ऊपर बनती है और एक आपकी तस्वीर पानी के अंदर बनती है। अरे देखिए ऐसी फोटोज कि जिसमें मॉन्यूमेंट्स होते हैं और हल्का पानी पड़ा हुआ है, तो एक फोटो ऊपर होती है, एक फोटो नीचे होती है, हाँ है ना। तो मैं समझाता हूँ ये क्यों होता है ऐसा। देखो मिराज फॉर्मेशन, जो हमारे को इल्यूजन दिखता है, वो तीसरी एप्लीकेशन मिराज फॉर्मेशन। देखो अब गर्मियों के समय में, अधिकांश गर्मियों के समय में होता है, अरे दिख तो ये दिल्ली में भी जाए साला, बराबर है, हाँ है ना, जिस तरह की गर्मी पड़ रही है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पास क्या है, मान लो एक पेड़ है, एक क्या है, पेड़ है, एक क्या है, पेड़ है। देखो ये एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है और ये जमीन है, ग्राउंड टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ है एकदम पेड़, ठीक है ना, ठीक है, क्या बात है, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये पेड़ है। अब बात क्या है, अब मैं यहाँ पे मान लो खड़ा है कोई व्यक्ति अपना, यहाँ पे खड़ा है, मस्त खड़ा है एकदम, ये व्यक्ति अपना मस्त खड़ा हो रखा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये व्यक्ति अपना मस्त खड़ा है यहाँ पे। अब सीन क्या होता है बेटा, सीन क्या होता है, गर्मियों के समय में क्या होता है, जमीन गर्म हो जाती है। क्या बात बोली भैया आपने, गर्मियों के समय में जमीन गर्म हो जाती है, अच्छी बात है, लिख लेते हैं ना, कहीं काम आ जाए। देखो गर्मियों के सतह समय में क्या होता है, हमारी जो जमीन का सतह होती है ये गर्म हो जाती है, क्या हो जाती है, गर्म। अगर ये गर्म हो जाएगी, अगर ये गर्म हो जाएगी, वीडियो चल रहा है, यस, अगर ये गर्म हो जाएगी तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं, ये भी गर्म हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जो गर्मियों के समय में जो रेगिस्तान हो गया या कोई भी गर्म जगह हो गई, वहां की जो सतह होती है, वहां के एयर के पार्टिकल्स गर्म हो जाते हैं, और क्योंकि हीट, जमीन गर्म हो रही है, उसके बाद थोड़ा ऊपर के पार्टिकल्स भी क्या होंगे, थोड़ा गरम 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 हो जाते हैं। अब अगर वो गर्म हो रहे तो वो हल्के ऊपर शिफ्ट होंगे, कहां शिफ्ट होंगे, ऊपर ऊपर ऊपर। तो थोड़ा क्या होता है ना, उसके ऊपरी सतह पे, उसकी ऊपरी उसकी ऊपरी सतह पर क्या होता है, पार्टिकल्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी पता है क्या होता है ऐसा होता है कि नीचे पार्टिकल्स बचते हैं कम, नीचे पार्टिकल्स बचते हैं कम, ये निचली लेयर हो गई। ऐसी कोई लेयर बनती नहीं है, पर ये मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाओ ये निचली लेयर हो गई, ठीक है। इससे जो ऊपर वाली लेयर होगी वहां पार्टिकल्स होंगे थोड़े ज्यादा, थोड़े ज्यादा। तो यहां एयर के पार्टिकल्स हैं थोड़े ज्यादा अब जो इससे ऊपरी सतह होगी, अब जो इससे ऊपरी सतह होगी, वहां एयर के पार्टिकल्स होंगे और ज्यादा, वहां एयर के पार्टिकल्स होंगे और ज्यादा। यहां पे एयर के पार्टिकल्स हैं और ज्यादा, कोई डाउट नहीं।
अब जो इससे ऊपरी होगी वहां एयर के पार्टिकल और ज्यादा होंगे, वहां तो और ज्यादा पार्टिकल होंगे एयर के, है ना। ज्यादा हो गया क्या? वहां तो और ज्यादा होंगे एयर के पार्टिकल्स, ऐसा होगा। ज्यादा ऊपर तक नहीं, मैं लेयर की, अर्थ के आसपास की बात कर रहा हूं। अब देखो क्या हो रहा है। इस पेड़ से लाइट आएगी, इस पेड़ से क्या आएगी? लाइट। लाइट इस पेड़ से आती है लाइट, ऐसे करके रे ऑफ लाइट आ रही है। अब क्या है, ऊपर वाले में पार्टिकल ज्यादा है, ऊपर लेयर बन चुकी है, क्या बन चुकी है? लेयर। तो ऊपर लेयर में पार्टिकल ज्यादा है नीचे लेयर के कंपैरिजन में। तो ऊपर लेयर क्या है? डेंसर मीडियम का काम करती है, और नीचे वाली लेयर में पार्टिकल कम है तो वो रेयर मीडियम का काम करती है, और यहां पे खींचता है नॉर्मल। और अगर नॉर्मल खिंचा है तो रे ऑफ लाइट को जाना चाहिए था सीधे, पर ये थोड़ा बेंट होके जाएगी ऐसे। अब फिर से ऊपर पार्टिकल ज्यादा नीचे पार्टिकल कम, जाना चाहिए था सीधे पर जाएगी बेंट होके, जाएगी बेंट होके। तो ये ऐसे। अब ऐसे कर करके लाइट बेंट होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। अगर तुम नोटिस करो तो लाइट बेंट तो हो रही है, पर क्या उसका एंगल आई बढ़ नहीं रहा है? ये I1, ये I2, उसका आई बढ़ता जा रहा है। और आई बढ़ते बढ़ते उसका आई जो होता है ना, वो क्या होता है? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है। दोनों फिनोमिना चल रहे हैं भाई, TIR के जो वो है, जो कंडीशन है, वो दोनों है कि रे ऑफ लाइट जा रही है, एंगल आई से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो एक टाइम पे जो आई होता है वो एंगल आई से, जो एंगल आई होता है वो सी से ज्यादा हो जाता है, और लाइट क्या होती है? बाउंस बैक हो जाती है उसी मीडियम के अंदर। एयर ही एयर में लाइट बाउंस बैक हो गई। अरे गजब बात है बेटा, गजब बात है कि लाइट आ रही है, एयर ही एयर से बाउंस बैक हो गई। तो यहां से रे ऑफ लाइट बाउंस बैक हो जाती है ऐसे, ऐसे। यहां नॉर्मल, अब ये एंगल आई तो ये एंगल क्या हो गया? आर। ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा। और अब क्या है, मैंने तो सिर्फ एक लाइट बताई है। अब हमारी आंखें क्या है? लाइट का सीधा पाथ फॉलो करती है। हमारी आंखें लाइट का कैसा पाथ फॉलो करती है? सीधा। तो इसका जो सीधा पाथ बनता है वो यहां बनता है, यहां पे। तो ये पेड़ जो है ये हमें ऐसा दिखेगा, बड़ा पेड़ बना दिया ना। ये पेड़ हमें कहां दिखेगा? नीचे। ये पेड़ हमें कहां दिखेगा? नीचे। यानी पेड़ ऊपर खड़ा है लेकिन हमें जमीन के अंदर दिख रहा है। और कोई भी चीज हमें जमीन के अंदर अगर दिख रही है तो वो तभी होता है जब वहां पे पानी पड़ा हो। अरे यार आप देखो ना, आप एक काम करो, गूगल पे सर्च मारो मॉन्यूमेंट रिफ्लेक्शन इन वाटर, मॉन्यूमेंट्स रिफ्लेक्शन इन वाटर। तो आप सर्च मारो ट्रीज रिफ्लेक्शन इन वाटर, तो आपको दिखेगा ऊपर भी पेड़ खड़ा है, नीचे पानी है, और पानी के अंदर भी पेड़ है। हाँ है ना। तो भैया हमें कोई चीज अगर जमीन पे दिख रही है तो वो हमें तभी दिखती है जब वहां पे क्या पड़ा हो? पानी। तो हमें लगता है ओ वो ऊपर की इमेज नीचे बन रही है, और हमें लग रहा है वहां पानी है, पर वहां पानी नहीं है। वो बस वो क्या हो रहा है? वो TIR फिनोमिना की वजह से, वो TIR फिनोमिना की वजह से ऐसा मिराज फॉर्मेशन हो रहा है, इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? इल्यूजन। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? फटाफट इसको भी नोट कर लो, समझ में आ गया होगा TIR से कैसे हो रहा है ये। क्लियर है? नोट कर लो। आगे बढ़ रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर पे। मैं सांस ले लूं? ओके। तो अगला जो हमारे पास एप्लीकेशन है, एक लास्ट एप्लीकेशन है बेटा, बहुत छोटी एप्लीकेशन है। यही बता दूं क्या? यही बताता हूं। देखो ऑप्टिकल फाइबर, चौथा ऑप्टिकल फाइबर। देखो क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर। देखो ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होती हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होती हैं? ये ना रिसेंटली कैसा होता है, ऐसा होता है कुछ कि अब जो है ना, अब आपने देखा होगा वाईफाई में ना ऑप्शन आते हैं, वो कहते हैं भैया वायर में लगाएं या फिर फाइबर्स डाल दें, फाइबर, है ना। या अगर आपने कभी किसी का ऑपरेशन देखा हो, पेट का ऑपरेशन देखा हो, ऑसोफेगस पाइप में स्टमक का ऑपरेशन देखा हो ना, तो वो एंडोस्कोपी से करते हैं। उदाहरण के तौर पे क्या होता है, क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, कुछ फाइबर्स होती हैं ऐसे,
ऐसे हमारे पास कुछ फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स के अंदर हम सिग्नल्स पास करते हैं। बहुत थिन इनके अंदर वायर्स होती है, बहुत एकदम बाल के आकार की, जैसे बाल है ना, इतने आकार के थिन 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 वायर्स होती हैं, बराबर है, फाइबर्स होते हैं। अब इनमें क्या है, सिग्नल्स जाते हैं। पर क्या है, अब टीआईआर करना है, हमें टीआईआर करना है। क्या करना है, टीआईआर। तो हमारे पास क्या होता है, इनका जो आउटर सरफेस होता है, इसके दो मीडियम होते हैं। कितने, दो। एक होता है ऐसा, बराबर है, हाँ है ना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है। ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर जो हम बनाते हैं ना, वो ऐसा होता है, दो सरफेस होते हैं इसके अंदर। एक होता है अंदर वाला मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 मान लो। एक मिनट, ज्यादा किसका होगा, बाहर वाले का ना अंदर वाले का, तो μ2 मान लो इसको। तो ये हो गया μ2, और बाहर वाला मीडियम है, इसका है μ1। दो वायरिंग, उसके ऊपर एक कोटिंग करी जाती है, हाँ है ना, यस है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूं, इसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं, कोर, μ2 अंदर कोर, ठीक है। तो ये μ2, ठीक है। अब मैं कहना चाह रहा हूं, होता क्या है ऑप्टिकल फाइबर्स में, कि एक सिग्नल्स को पास करा जाएगा, सिग्नल्स को क्या किया जाएगा, पास। अब जो सिग्नल्स हैं, वो सिग्नल यहां से पास होंगे जब, तो अगर यहां पे ना इस तरीके से पास किया जाता है कि अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देखो उसे μ2 बोला गया है, तो अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, वो μ1 से ज्यादा होगा। μ2 विल ग्रेटर देन μ1, तभी टीआईआर हो पाएगा। और ये जो सिग्नल्स हैं, ये लाइट आई और ये नॉर्मल है, और ये क्या होगी, बाउंस बैक, फिर यहां नॉर्मल डलता है, ये बाउंस बैक, यानी घूम फिर के अगर मैं बोलूं क्या होता है ना, घूम फिर के अगर मैं बोलूं क्या होता है, घूम फिर के अगर मैं बोलूं क्या होता है, तो बेटा क्या होता है, असल में एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करवाया जाता है, और इनको इतना बारीक बनाया जाता है कि भैया लाइट यहां से बाहर ना निकले, कोई सिग्नल यहां से बाहर ना निकले, कोई सिग्नल यहां से बाहर ना निकले। और असल में यही होता है, असल में यही होता है कि कोई सिग्नल यहां से बाहर नहीं निकलता ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर। और दूसरी बात, ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर हमने क्या किया है, एक वायरिंग करी है, कैसी, एक सरफेस अंदर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ताकि लाइट बाहर ना है, डेंसर से रेयर में रहेगी, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, बराबर है, यस। अब क्या है अगला, अगला क्या है, इसके अंदर सिग्नल बहुत फास्ट मूव करता है, इनके अंदर सिग्नल बहुत क्या होता है, बहुत फास्टली मूव करता है, एनर्जी का लॉस कम होता है। ये सिग्नल्स, अब ये कहाँ काम आते हैं, एंडोस्कोपी वगैरह ऑपरेशन वगैरह में, जो पेट वगैरह का ऑपरेशन होता है, एंडोस्कोपी वगैरह, वहां पे इस्तेमाल होता है। और बस बस यही है एप्लीकेशन में, क्लियर है। तो ये 4 एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे पता है क्या, ये 4 एप्लीकेशन है, मैंने बता दी है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज रह रही है इस चैप्टर में, जो कि मैं अभी बता रहा हूँ, वो क्या है, वो मैं करा देता हूँ। कि मैंने आप लोगों को एक रिलेशन नहीं करवाया था R वर्सेस F का, मिरर के अंदर, मिरर के अंदर R और F का रिलेशन, R और F का रिलेशन, हाँ है ना। कि मैंने आपको बता तो दिया था कि रेडियस जो होता है वो फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, रेडियस इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, बट हाउ रेडियस इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो फटाफट कर लें एक बार, 5 मिनट में इसको भी खत्म कर लेते हैं, क्लियर है। फिर फाइनली ऑफिशियली हम लोग इस चैप्टर को श्रद्धांजलि दे देंगे, है ना, और कसम खाएंगे कि हम रे ऑप्टिक्स को रिवाइज करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। ओके तो कल भैया हमने एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि भैया 8 तारीख को फिजिक्स का फुल सिलेबस का टेस्ट होगा, है ना। तब तक आपका वेव ऑप्टिक्स भी हो जाएगा, बराबर है। और वो भाई मैं बता रहा हूँ, वेव ऑप्टिक्स होने का मतलब है आपका फिजिक्स का सिलेबस हो गया है, बराबर है ना। और आप बीच में राउंड मारोगे तो आर्ट फॉर्म में ऑफलाइन में करा दूंगा आपका। वेव ऑप्टिक्स का मतलब है आपका सिलेबस हो गया है, बराबर है। और उसके बाद हमारे 10 चैप्टर होगा, 4 वो छुटमकू चैप्टर है, हाँ है ना। लगभग लगभग मैं बता रहा हूँ, जहां तक मेरा अनुमान है, मतलब ऐसा अनुमान है मेरा, अनुमान तो मेरा बहुत कुछ है लेकिन वो हो नहीं रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अनुमान तो क्या ऐसा है कि 26 जनवरी फिजिक्स का सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, बराबर है, ठीक।
है ना, परेड निकालेंगे अपना आराम से, ठीक है। आओ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर फॉर मिरर। बेटा मिरर के लिए है ये, किसके लिए है? मिरर के लिए। हमारे, अरे बड़ा आसान है यार, आप लोगों ने इतने हार्ड वो कर रखे हैं, ये तो कुछ भी नहीं आपके सामने। ये हमारे पास क्या है, एक मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, मान लो एक रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल, एक रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल। अब मैंने ना बहुत लापरवाही से इसका डायग्राम बना दिया, ऐसे ही ध्यान नहीं दिया मैंने ज्यादा। एक रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो कहां टकराएगी? फोकस पे। पहले तो इसका नॉर्मल डलेगा, पहले तो क्या डलेगा? नॉर्मल, है ना। तो नॉर्मल कैसा होता है बेटा? नॉर्मल जो होता है ये स्फेरिकल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? स्फेरिकल का। स्फेरिकल पे अगर तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल कहां जाएगा? सेंटर पे। कहां जाएगा? सेंटर पे। तो इसका नॉर्मल जो होगा वो सेंटर से होता हुआ जाएगा ना, ये नॉर्मल है। तो अब बेटा इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल आई बोलते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा एंगल आई, एंगल आई। अब ये क्या होगा बेटा? पैरेलल अगर कोई रे है तो वो कहां टकराएगी? फोकस पे। तो ये टकराई फोकस पे, ये टकराई कहां पे बेटा? फोकस पे, ठीक है। ये टकराई कहां पे? फोकस पे। ये एंगल आई है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? आर। ये एंगल आई है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? आर। कोई डाउट नहीं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, आर वार से मुझे कोई लेना देना नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ये जो एंगल, ये जो सी है, सी जो एंगल बना रहा है इसको मैं थीटा बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? थीटा। और आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे जेड बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है? जेड। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इस एंगल को नहीं कह रहा मैं, इसको कह रहा हूं। यहाँ पे क्या है? ध्यान से बेटे, प्लीज ध्यान से देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये थीटा और ये हो गया आर, ये थीटा और ये क्या हो गया? आर। क्लियर है? ये थीटा और ये क्या हो गया? आर। अगर ये एंगल क्या है? आई है। ये एंगल क्या है? आई है। ये एंगल हमारे पास क्या है? आई है। देखो इसे अगर मैं थीटा नहीं, इसे थीटा बोल के फायदा नहीं है, इसे थीटा बोल के फायदा नहीं है, तो वैसे भी आई के बराबर होगा। अरे ऐसे ध्यान से देखो सही, ये एंगल आर, ये एंगल आई है मेरे पास, ये एंगल आर है। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि ये हाँ हो तो गया, तो ये एंगल अगर आई है तो ये भी तो एंगल आई होगा। अरे ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा। और इसको मैंने बोल दिया थीटा, इसको मैंने क्या बोल दिया? थीटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये एंगल आई तो ये भी एंगल आई, और इसको मैंने क्या बोल दिया? थीटा। अब मैं नामकरण कर रहा हूं, यहां मैं एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, जिस परपेंडिकुलर को मैं बोल रहा हूं एम ओ, ये हो गया ए एफ, ठीक है। इन ट्रायंगल, बेटा कंसीडर आप खुद लिख लेना, इतने आप समझदार हो। इन ट्रायंगल ओ सी एफ, अगर मैं ओ सी एफ ट्रायंगल की बात करूं तो आपको पता है ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? तीसरे कोण के एक्सटीरियर के बराबर, एंगल के बराबर। तो यहां पे क्या आ जाएगा? एंगल आई, इन ट्रायंगल, इसमें एंगल आई प्लस एंगल आर, है ना। आई प्लस आर किसके बराबर आ जाएगा? थीटा के। त्रिभुज के दोनों कोणों का योग तीसरे के बाहरी कोण के बराबर होगा, तो थीटा के बराबर। इसको बोल दो 1। अब वी नो दैट, हम एक बात जानते हैं, एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के 2। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से मैं क्या बोल सकता हूं? एंगल आई प्लस ये क्या है? आर क्या है? आर क्या? आर को भी मैं एंगल आई लिख दूंगा, इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 2i के। कोई डाउट? फॉर पैरेक्सियल रेज, अब ये देखो मैंने थीटा निकाल लिया और आई निकाल लिया। अरे बेस ही तो चाहिए था साला मुझे। ये हो गया आर, ये हो गया एफ फोकल लेंथ, और ये हो गया आर। इसीलिए तो ये करा है, क्योंकि एफ और आर आ गया ना, इसीलिए तो किया है। तो यहां से 2i, व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल,
जब थीटा बहुत ज्यादा छोटा होता है तो हम थीटा को क्या ले सकते हैं, टेन थीटा। थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, खत्म। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं टेन थीटा इज इक्वल टू टू। बेटा टू बाहर आएगा, आई को टेन आई लिखोगे आप, तो आई को क्या लिख दोगे, टेन आई, खत्म। एंगल निकाल लो, टेन थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है ओ एम, ओ एम बेस क्या है बेटा, एम एफ, है ना, इज इक्वल्स टू टू टेन आई क्या है बेटा, टेन आई, आई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओ एम बाय में एम सी। क्लियर है ना। अब देखो ओ एम से ओ एम कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन एम एफ इज इक्वल टू टू बाय एम सी। अब देखो m बहुत क्लोज होगा p के, m इज वेरी क्लोज टू p। अगर m p के बहुत ज्यादा क्लोज है तो मैं m की जगह p लिख सकता हूं, तो वन अपॉन पी एफ इज इक्वल टू टू अपॉन में पी सी, हाँ है ना। और पी एफ कितना है बेटा, p से f की दूरी लेफ्ट साइड का है तो नेगेटिव आएगा f, तो वन अपॉन में माइनस f इज इक्वल टू वन अपॉन में, सॉरी टू अपॉन में PC कितना है, P से C की दूरी है R, तो इसको माइनस R लिखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू आ गया ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, R इधर ये F इधर, है ना, क्लियर है। या F इज इक्वल टू क्या आ गया, रेडियस का आधा। फाइनली यहाँ पे हमारा रे ऑप्टिक्स होता है समाप्त। मैंने वीडियो ऑन करी भी बड़बड़ा रहा हूँ, यस। फाइनली यहाँ पे हमारा रे ऑप्टिक्स होता है समाप्त। और आपका आज का होमवर्क है, आपका आज का होमवर्क है पूरे चैप्टर की एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। 8 दिसंबर अपने दिमाग में डाल लेना, फिजिक्स का फुल सिलेबस का टेस्ट है 8 दिसंबर, क्लियर है। यस यस, बीच में अभी संडे टेस्ट लेना था पर मैंने कैंसिल कर रखा है कुछ कारण की वजह से, क्लास की वजह से, क्लास लूंगा थोड़ा, बराबर है, हाँ है ना। तो 8 दिसंबर याद रखना, क्लियर है, ओके बाय, टेक केयर, सी यू। इस पूरे चैप्टर की लिख के प्रैक्टिस करो, हर डेरिवेशन की लिख के प्रैक्टिस करो, आपको आना चाहिए। बड़ा चैप्टर था, बहुत बड़ा चैप्टर था, क्लियर है। फाइनली हो गया, क्लियर है, ओके बाय बेटा, टेक केयर। हमने सारे टॉपिक कवर करे जो ऑफलाइन में होते हैं वही ऑनलाइन में हुए, बराबर है, हाँ है ना, सारे टॉपिक्स बराबर है, ओके टेक केयर, बाय बच्चे।